मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th में उपनिवेशों में राष्ट्रवादी आंदोलन, जिसका पार्ट 1 जो है मैंने पिछले वीडियो में भेजा हुआ था। ठीक है, आज हम लोग उसी का आगे पढ़ेंगे कि कैसे जो है उपनिवेशों में राष्ट्रवादी आंदोलन के चलते उन गुलाम देशों ने अपनी आज़ादी को पाई। ठीक है, कल हमने जो है अपना 72वां गणतंत्र दिवस भी मनाया है। ठीक है कि हम आज़ादी के जो है इतने साल बाद जो है अपने आप को जो है अग्रसर कर रहे हैं। राष्ट्रवादी आंदोलनों के समक्ष कई चुनौतियां थी। जो गुलाम देश थे, जो उपनिवेश देश थे, उनके समक्ष जो है बहुत सारी चुनौतियां थी और उन चुनौतियों को जो है वो अपने आंदोलनों के साथ दूर करने का भी प्रयास कर रहे थे। ज़्यादातर देशों में लोग जातीयता, भाषा, प्रांतीयता और धर्म के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बटे थे। उनमें एक राष्ट्र की भावना नहीं थी। आपको पता है कि भारत जब गुलाम हुआ उस समय जो है एक बड़ा राष्ट्र था। फिर जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तो सभी धर्मों और जाति और संप्रदाय के लोगों ने जो है मिलजुल कर जो है उसमें हिस्सा लिया और आज़ादी को पाई। लेकिन आज़ादी के बाद जो है हमारे देश में जो है जातीयता, संप्रदायवाद ने जो है एक बड़ा रूप धारण किया, जो हमको विभाजन के रूप में देखने को मिला। तो उस समय भी जितने भी राष्ट्रवादी आंदोलन हो रहे थे, उन आंदोलनों के समक्ष ऐसी ही चुनौतियां थी कि पूरा देश जो है छोटे छोटे समूहों या धार्मिक या सांप्रदायिक समूहों में बटा हुआ था। अब वो एक साथ जो है अपने आंदोलन को जो है नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, इन विविधताओं को समेटते हुए एक राष्ट्र का गठन करना और उसके साझे हित को सबके लिए सर्वोपरि बनाना एक कठिन काम था। और ऐसे जो छोटे छोटे टुकड़ों में ये बटे हुए थे, उन टुकड़ों को एक साथ माला में पिरोकर जो है एक संगठित आंदोलन करना और उसे सबके लिए सर्वोपरि बनाना कि भाई ये आंदोलन जो है किसी एक दल, एक संप्रदाय या एक जाति वर्ग के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के लिए है। जो इस देश में रहते हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय के व्यक्ति क्यों ना हो, ऐसा उनको समझाना और उसे एक इकट्ठा करके जो है इस आंदोलन को सभी के लिए सर्वोपरि बनाना एक कठिन काम था। सभी लोगों को अपने साथ लाने वाला तत्व अक्सर केवल विदेशी शासकों का विरोध करना ही था। ठीक है, क्या होता था कि सभी लोगों को अपने साथ में जो भी लोग लेकर आते थे, उन तत्वों का केवल एक ही सार होता था कि इन विरोधी शासकों का विरोध करना था। अक्सर इसके लिए उन्हें उपनिवेशी शासकों द्वारा बनाए गए उपायों का ही उपयोग करना पड़ता था। जैसे भारत में अंग्रेजी भाषा और पत्रिकाओं का उपयोग देश के लोगों को एक साथ लाने के लिए किया गया, उसी तरह अन्य देशों में भी अंग्रेजी, फ्रेंच, डच आदि भाषाओं का उपयोग हुआ। हमारे यहाँ जो है अंग्रेजों ने जो है अंग्रेजी भाषा शुरू की थी। ठीक है, इसमें बताया गया है कि अक्सर इन लोगों को जो उपनिवेशी शासक द्वारा जो भी चीज़ें लाई गई है थी, साधन या संचार जो भी थे, उन संचारों का भी उपयोग करना था। जैसे भारत में क्या था कि भारत के लोगों को एक करने के लिए जो है हमें अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी साहित्य, पत्र पत्रिकाओं का जो है उपयोग करना पड़ा, जिससे लोग जो है इकट्ठे हों। वैसे ही अन्य उपनिवेशिक देश जहाँ पर थे, वहाँ पर भी डच, फ्रांसीसी, अंग्रेजी इन भाषाओं का उपयोग जो है वहाँ पर किया गया। आमतौर पर राष्ट्रवादी नेता आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग थे। ठीक है, कि हमारे यहाँ जितने भी राष्ट्रवादी आंदोलन के जो बड़े नेता थे, जिन्होंने इस आंदोलन को अग्रसर किया, वे बुद्धिजीवी वर्ग थे और उन्होंने जो है उच्च शिक्षाएं प्राप्त की हुई थी, जो लोकतंत्र, उदारवाद या साम्यवादी विचारों से प्रभावित थे। ठीक है, ये जो उच्च शिक्षा प्राप्त और बुद्धिजीवी वर्ग था, वो साम्यवादी लोकतंत्र से प्रभावित थे और उदारवाद से। लेकिन उनके देश के अधिकांश लोग अपने पुराने विचारों को ही लेकर चल रहे थे, जो प्रायः पुरुष प्रधान, सामंती, धार्मिकता या कबीलाई सोच पर आधारित थे। अब क्या था कि देश में जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे थे और इन आंदोलनों को जो चलाने वाले लोग थे, वो क्या थे, बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे लोग थे। लेकिन हमारे देश में जो अधिकांश जनसंख्या थी, वो पुराने विचारों या रूढ़िवादिता से अभी भी जो है जकड़े हुए थे और इनके बीच तालमेल बिठाने का जो काम था वो बहुत कठिन था। अभी भी लोगों की जो सोच थी वो क्या थी कि ये जो है सामंती थे, धार्मिकता थे कि धर्म के आधार पर, साथ ही साथ जो है ये कबीलाई या सामूहिक सोच वाले व्यक्ति थे। ऐसे में दो तरह की धाराएं राष्ट्रवादी आंदोलन को प्रभावित करने लगी। एक धारा ऐसी थी जो आधुनिक शिक्षा और संस्थाओं की मदद से नए विचारों को लोगों में फैलाते हुए राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास करना चाहती थी। तो दूसरी ओर ऐसी धारा थी जो पुरानी परंपराओं और धर्मों के आधार पर लोगों में साझी भावना विकसित करने का प्रयास कर रही थी।
तो सीधा सीधा जो राष्ट्रवादी आंदोलन थे उसमें दो विचार थे। एक तो थे बुद्धिजीवी वर्गों का विचार कि वे जो है आधुनिक तरीके से और उदारवादी और लोकतंत्र तथा साम्यवादी विचारों के आधार पर जो है लोगों में राष्ट्रवादी आंदोलन को विकसित करना चाह रहे थे। वहीं दूसरी ओर जो पुराने रूढ़िवादी विचारों से जुड़े हुए व्यक्ति थे वो धार्मिकता और अन्य सांप्रदायिक विचारों के आधार पर जो है लोगों को इकट्ठा करना चाह रहे थे। इस तरह राष्ट्रवादी आंदोलन में सामाजिक बदलाव और पुराने पहचानों को रखने की बात साथ साथ चलती रही कि आंदोलन भी चलता रहे और हमारे जो पुराने विचार हैं वो भी जीवित रहें। राष्ट्रवादियों के समक्ष दूसरी चुनौतियां ये थी कि वे प्रायः धनी और संभ्रांत सामाजिक तबकों में से थे और समाज के गरीब और शोषित लोगों के बीच उनका प्रभाव कम था। ये भी एक बड़ी बात थी कि हमारे यहाँ जो भी राष्ट्रवादी आंदोलन को चलाने वाले लोग थे वो तो एक हाईली एजुकेटेड पर्सन थे। दूसरा, अब चूंकि उस समय अगर वो अंग्रेजी शिक्षा या विदेशी शिक्षा उन्होंने ग्रहण की है फॉरेन में जाकर, तो स्वाभाविक सी बात है कि वे धनाढ़ और अमीर व्यक्ति ही होंगे। ऐसी स्थिति में क्या थी कि हमारा जो एक तबका था वो क्या था कि बहुत अमीर और धनाढ़ थे जिनके हाथों में आंदोलन थे। दूसरी तरफ जो ऐसे लोग थे जो शोषित थे, मजदूर थे, निर्धन थे, और इनके बीच में जो ये आंदोलन करने वाले लोग थे या जो बुद्धिजीवी वर्ग था वो बहुत अधिक जो है प्रसिद्ध नहीं था, या कह ले कि उनका प्रभाव जो है इन लोगों के ऊपर नहीं था, जिसकी वजह से जो है और दिक्कतें आ रही थी। इस कारण अनेक राष्ट्रवादी आंदोलन में गरीबों की भागीदारी और उनकी सुनवाई निश्चित करना आसान नहीं था कि ये जो है अपने आप इन लोगों को जो है अपना विरोधी ही समझते थे, और ऐसी स्थिति में इन तबके के लोगों को इस आंदोलन में जोड़ना बहुत ही कठिन काम था। आपको याद होगा कि भारत में गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे कांग्रेस के नेता संभ्रांत वर्ग के होते हुए भी गरीब किसानों, मजदूरों और जनजातियों के आंदोलन में सम्मिलित हुए थे। उनके हितों को राष्ट्रवादी आंदोलन में समाहित करने का प्रयास किया और इन्हीं प्रयासों के कारण इन समूहों के लोग राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल हुए। लेकिन कई अन्य देश में ऐसा नहीं हो पाया और गरीब तबकों के लोग कटे रहे। ठीक है, हमारे यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, महात्मा गांधी जी, ये क्या थे कि ये संभ्रांत परिवार के कांग्रेस के बड़े प्रभावशील नेता थे, और इन लोगों ने जो है जो गरीब और शोषित जो पीड़ित लोग हैं उनके हितों के जो आंदोलन थे उन आंदोलनों को इन्होंने आगे बढ़ाया और उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किया, जिससे इन लोगों का जो है इनके प्रति विश्वास बढ़ा और हमारे यहाँ जो मजदूर और शोषित वर्ग के लोग थे वो भी इस आंदोलन से जुड़ पाए। लेकिन बाकी जो उपनिवेश थे, बाकी जो गुलाम देश थे, उनमें ये चीज़ें जो है नहीं हो पाई, और जिसके कारण जो है जो शोषित गरीब और मजदूर वर्ग के लोग थे वो इस आंदोलन से कटे रहे। ठीक है बेटा, कोई भी डाउट होगा पूछेंगे। तीसरा पार्ट जो है इसका हम लोग कल पढ़ेंगे। कोई भी डाउट हो ज़रूर पूछें और वीडियो पूरा वॉच करेंगे, अटेंडेंस कम हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।